Hi guys, thank you so much for watching my channel The Witty Turtle, and today we are going to study about research and development overheads. ठीक है? So what is research cost? Research cost is defined as the cost of searching for new or improved products, new applications of material, or new or improved methods, processes, systems or services. So basically research का मतलब आपको क्या समझ में आता है? रिसर्च, ठीक है। आप दोबारा कोई न्यू चीज़ आप ढूंढ रहे हो, ठीक है। आप कोई इम्प्रूव्ड प्रोडक्ट बनाने की कोशिश कर रहे हो, या फिर जो मटेरियल है आपके पास अवेलेबल उसको आप उसका कोई आप नया यूसेज ढूंढ रहे हो, या फिर कोई इम्प्रूव्ड मेथड आप ढूंढ रहे हो, कोई नया ऑपरेशन, कोई नया प्रोसेस आप ढूंढ रहे हो, या फिर कोई नया सिस्टम आप ढूंढ रहे हो। तो आप ढूंढोगे कैसे? बहुत सारी चीज़ों को आपको ट्राई आउट करना पड़ेगा, उसमें से कुछ फेलियर होगा, उसमें से कुछ सक्सेसफुल होगा, ठीक है। तो इसी को ही बोला जाता है रिसर्च। जो हर ऑर्गेनाइजेशन में एक R&D विंग होता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का विंग होता है, ठीक है। वहाँ पर क्या होते हैं? वहाँ पर साइंटिस्ट होते हैं, वहाँ पर रिसर्चर्स होते हैं। वो लोग क्या करते हैं? वो लोग बहुत सारा रिसर्च प्रोसेसेस कैरी आउट करते हैं, वो लोग बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, और उनका जो भी प्रोडक्ट रहता है उस प्रोडक्ट को वो लोग डेवलप करने की, उस प्रोडक्ट को वो लोग क्या इनोवेशन डाल सकते हैं, वो चीज़ करने की वो लोग कोशिश करते हैं। आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू। सो आजकल के डेट में ना जो बड़े बड़े फर्म्स होते हैं वो लोग बहुत हैवी इन्वेस्टमेंट करते हैं, किसमें? रिसर्च एंड डेवलपमेंट विंग में। तो ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट विंग में वो लोग जितना पैसा लगाते हैं उस पर्टिकुलर एक्सपेंस को कहा जाता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट ओवरहेड्स, ठीक है। सो बुक में दिया है रिसर्च को हम लोग दो टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। पहला है प्योर और बेसिक रिसर्च। प्योर और बेसिक रिसर्च किसको बोलते हैं? इसमें अगर आप कोई जनरल नो हाउ आप फॉर्मुलेट कर रहे हो, कोई जनरल सी चीज़ आप कर रहे हो विच इज़ रिगार्डिंग ईदर योर प्रोडक्शन या फिर मार्केट, ठीक है, तो उसको बोला जाता है प्योर और बेसिक रिसर्च। ये क्या है? ये या तो आप प्रोडक्शन प्रोसेस के बारे में आप कुछ नया निकाल रहे हो, नया इन्वेंट कर रहे हो, या फिर आप मार्केट के बारे में कोई नया चीज़ आप जान रहे हो। ये कोई प्रोडक्ट स्पेसिफिक नहीं होता है। दिस इज नॉट डायरेक्टेड टूवर्ड्स एनी प्रोडक्ट, नॉट डायरेक्टेड टूवर्ड्स एनी प्रोडक्ट। किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के इम्प्रूवमेंट के लिए ये रिसर्च को कैरी आउट नहीं किया जाता है, तो उसको क्या बोला जाता है? प्योर और बेसिक रिसर्च। नेक्स्ट क्या है? अप्लाइड रिसर्च। वॉट इज अप्लाइड रिसर्च? विच अप्लाइज द बेसिक नॉलेज इन प्रैक्टिस। उसमें क्या है ना, आपके पास ये लोग क्या करते हैं, उनके पास जो भी प्रैक्टिस, जो भी उनके पास नॉलेज है उसको वो लोग प्रैक्टिस में लाते हैं, उसको वो लोग खुद अप्लाई करते हैं रियल लाइफ में। सो उससे क्या होता है, वो लोग, उन लोग के पास जो भी प्रोडक्ट है वो उसको उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट लाते हैं, या फिर कोई नया प्रोडक्ट ही ऑल टुगेदर बना देते हैं, या फिर वो लोग उसमें कुछ नया प्रोसेस इन्वेंट करते हैं, इम्प्रूव्ड मेजर ऑफ सेफ्टी लाते हैं अपने काम करने के तरीके में। सो दैट इज़ नोन एज व्हाट? योर रिसर्च एंड डेवलपमेंट ओवरहेड्स, ठीक है, और उसको बोला जाता है अप्लाइड रिसर्च। Development cost is the expenditure incurred for putting the results of research on a practical commercial basis. So development cost अब हम लोग किसको बोलते हैं? ये तो हमने देखा what is pure research, what is applied research, और अब हम लोग देखेंगे कि development cost क्या होता है, ठीक है। development cost क्या है? आपने रिसर्च में जो भी आपने एक्सपेंडिचर पुट किया है, आपने जो भी एक्सपेंडिचर, आपने जो भी इन्वेस्टमेंट किया है अपने रिसर्च में, ठीक है, और उस रिसर्च, आपने कोई रिसर्च कैरी आउट किया तो आपके पास चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, आपके पास एक रिजल्ट तो आता ही है। सो अगर आप उस रिजल्ट को अपने रियल लाइफ में उसको अप्लाई करोगे, आप उसको कॉमर्शियल बेसिस पर उसको प्रैक्टिस में लाओगे, सो दैट इज़ नोन एज व्हाट? डेवलपमेंट कॉस्ट। यू नीड टू अंडरस्टैंड टू थिंग्स, ठीक है। पहला है कि आपको रिसर्च करना है और एक कंक्लूजन ड्रॉ करना है, एक नया चीज़ इन्वेंट करना है। और डेवलपमेंट क्या है? उस जो आपने नया चीज़ इन्वेंट किया है उसको आप एग्जीक्यूट करते हो अपने प्रैक्टिस में, उसको आप अप्लाई करते हो अपने
रियल लाइफ में कॉमर्शियल बेसिस में, उसको बोला जाता है डेवलपमेंट कॉस्ट। आई होप आपको समझ में आ गया अच्छे से। अब हम लोग देखेंगे रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट जो है, इसके कुछ कुछ स्पेशल फीचर्स। फर्स्ट क्या है, जो एक्सपेंडिचर आप यहाँ पर इनकर करते हो ना, ये एक्चुअल प्रोडक्शन होने से पहले ही इनकर हो जाता है, ठीक है। और इट मे नॉट बी चार्ज टू करेंट प्रोडक्शन। आप लेट्स से अभी आप एक रिसर्च कर रहे हो, आप लेट्स से अभी प्रोडक्ट ए आप मैन्युफैक्चर कर रहे हो, ठीक है, लेकिन आपके दिमाग में एक आइडिया है जो कि अप्लाई होगा कहाँ पर, प्रोडक्ट डी में। तो इसके लिए आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट का प्रोसेस कर रहे हो। सो अभी लेकिन आप प्रोडक्ट ए के लिए कर रहे हो। सो ज़रूरी नहीं है कि आप जो चीज़ अभी मैन्युफैक्चर कर रहे हो, आपका रिसर्च एंड डेवलपमेंट का कॉस्ट उसी को ही चार्ज होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए एक्सपेंडिचर जो आप इनकर करते हो इस फंक्शन पे, वो एक्चुअल प्रोडक्शन से पहले, बहुत पहले इनकर हो जाता है, ठीक है। ऐसा क्यों? ऑब्वियसली आप जब तक श्योर नहीं होगे कि हमें ये चीज़ करना है, ये चीज़ हमें मैन्युफैक्चर करनी है, तब तक आप उसको मैन्युफैक्चर करोगे नहीं, है ना। और क्या बोल रहा है, द अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर मे ऑफन सब्सटैंशियल। तो ये बोल रहा है ये जो अमाउंट है ना, ये कभी कभी क्या होता है ना, बहुत ज़्यादा हो सकता है कभी, या फिर कभी बहुत कम हो सकता है, तो ये वैरी करता है, ठीक है। नेक्स्ट है द एक्सपेंडिचर मे एट टाइम्स बी एंटायरली इन फ्रुक्टुअस। मतलब ये बोल रहा है कि कभी कभी ये होता है कि ये आपके लिए टोटली फ्रूटफुल होगा ही नहीं, ये एक फेलियर हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब है फेलियर हो जाएगा, इसका कोई टैंजिबल रिजल्ट ही नहीं होगा। तो इसीलिए आप इसको कहाँ पर चार्ज करोगे? अगर आप उस चीज़ का कोई पॉजिटिव रिजल्ट आया नहीं है, तो आप ऑब्वियसली आपके पास उसको अप्लाई करने के लिए कोई चीज़ नहीं है। नेक्स्ट है इस एक्सपेंडिचर का जो बेनिफिट होता है ना, वो ज़रूरी नहीं है कि आज ही होगा या फिर किसी एक पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड में होगा। इट मे सो हैपन कि इट विल बी रियलाइज्ड ओवर अ नंबर ऑफ ईयर्स। कमिंग 5 साल के लिए, कमिंग 10 साल के लिए, कमिंग 12 साल के लिए हो सकता है, ये उस पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के लिए वो रियलाइज हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट इज ये कॉस्ट क्योंकि बहुत ही फ्लक्चुएटिंग है और बहुत अनसर्टन है, इसीलिए इसके कंट्रोलिंग के लिए आप कोई स्टैंडर्ड फिक्स नहीं कर सकते हो। इस कॉस्ट का सबसे बड़ा ड्रॉबैक यही है कि ये बहुत ही ज़्यादा फ्लक्चुएटिंग और अनसर्टन है, इसीलिए आप इसको कंट्रोल करने का आपके पास कोई तरकीब नहीं होता है, ठीक है। अब देखते हैं कलेक्शन ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट ओवरहेड्स। Accumulation of R&D overheads is essential for the following reasons. पहला है for reviewing cost to date. आज तक में आपका टोटल कितना खर्चा हुआ है, कितना कॉस्ट आपने इनकर किया है फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट, उस चीज़ का आपको एक जायज़ा लेना है, उस चीज़ का आपको वो चीज़ का पता होना चाहिए कि हमने कितना कॉस्ट इनकर किया है। सेकेंड है फॉर प्लानिंग द एक्टिविटीज़ सब्सिक्वेंट टू रिसर्च। अब आपको रिसर्च एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन इसलिए चाहिए है क्योंकि अभी पता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट थोड़ी दिनों में ख़त्म हो जाएगा, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद वाले एक्टिविटीज़ क्या क्या होने वाले हैं, उसको प्रॉपरली प्लान करने के लिए आपको ये जानना ज़रूरी है कि आपका रिसर्च एंड डेवलपमेंट कहाँ तक गया है, उसमें आपने कितना कॉस्ट इनकर करा है, ठीक है। फॉर इवैल्यूएशन ऑफ परफॉर्मेंस विथ रिलेशन टू पास्ट परफॉर्मेंस और फॉर इंटरफर्म कंपैरिजन। आप जब भी आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट आप कर रहे हो, तो आपको ये भी इवैल्यूएट करना बहुत ज़रूरी है कि आपका परफॉर्मेंस कैसा हो रहा है, और आपके पास्ट परफॉर्मेंस और आपके फर्म के अंदर ही आपके पिछले साल का परफॉर्मेंस हो गया, पिछले पीरियड का परफॉर्मेंस हो गया, दूसरे प्रोडक्ट्स का परफॉर्मेंस हो गया, इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपको क्या करना है, अपनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट ओवरहेड्स का ध्यान देना है, राइट। यहाँ पर हमें कुछ डॉक्यूमेंट्स का नाम दिया है जिससे आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट में कितना आपने खर्चा किया है उसका आपको पता चल सके। फर्स्ट है मटेरियल रिक्विजिशंस, ऑब्वियसली। नेक्स्ट है लेबर टाइम कार्ड्स, लेबर के बारे में जानने के लिए। नेक्स्ट है इनवॉइसेस, वाउचर्स। वाउचर्स क्या है? रॉयल्टी, आपको रॉयल्टी, आपने रॉयल्टी के लिए कितना खर्चा किया है,
आपने अगर पेटेंट अक्वायर किया है अपने नए फॉर्मूला पे, अपने नए नो हाउ पर, तो उसमें आपने कितना खर्चा किया है। आप कोई पर्टिकुलर प्रोसेस कैरी आउट कर रहे हो जिसके लिए आपको लाइसेंसिंग की ज़रूरत है, तो उस लाइसेंसिंग के लिए आपने कितना खर्चा किया है। इन सारे एक्सपेंडिचर्स को आप मिलाकर आपका आता है क्या, रिसर्च एंड डेवलपमेंट ओवरहेड्स। तो ये जो एक्सपेंडिचर होता है ना, इट मे बी आइडेंटिफाइड बाय इट्स नेचर। ये कितने नेचर्स के होते हैं, बेसिक हो सकता है, अप्लाइड हो सकता है और डेवलपमेंट हो सकता है। और इसके क्या क्या एलिमेंट्स हो सकते हैं और इसको हम लोग किस तरह से डिवाइड कर सकते हैं, बाय द एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट, बाय बिजनेस सेक्टर, बाय जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं आपके, इन सारे बेसिस पर आप इनको क्या कर सकते हो, सेग्रीगेट या क्लासिफाई कर सकते हो। एवरी रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इज अलॉटेड अ प्रोजेक्ट वर्क ऑर्डर नंबर। हर एक प्रोजेक्ट को आप अगर 4 अलग अलग चीज़ों के लिए 4 अलग अलग रिसर्च कैरी आउट कर रहे हो, तो ऑब्वियसली कन्फ्यूजन ना हो करके हर प्रोजेक्ट के साथ एक प्रोजेक्ट वर्क ऑर्डर नंबर एसोसिएटेड होता है, ठीक है। सेपरेट सीरीज ऑफ वर्क ऑर्डर्स और कोड्स शुड बी यूज टू डिस्टिंग्विश फ्रॉम रेगुलर वर्क ऑर्डर्स। जो आपका रेगुलर वर्क ऑर्डर है उससे डिस्टिंग्विश हो पाए, इसीलिए जो भी आपका रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट चल रहा है उसमें अलग अलग कोड्स, अलग अलग वर्क ऑर्डर्स का इस्तेमाल होता है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट ओवरहेड्स कैन बी एक्यूमुलेटेड एज फॉलोज। पहला क्या है, जितने भी एक्सपेंडिचर है ना उसको आप डायरेक्ट एलिमेंट्स बना के उसको आप वर्क ऑर्डर्स को चार्ज कर सकते हो। डायरेक्ट मटेरियल हो सकता है वो, या फिर डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी हो सकते हैं। तो सारे कभी कभी क्या हो सकता है कि जितने भी आपके एक्सपेंडिचर इनकर हो रहे हैं वो सब डायरेक्ट हैं, डायरेक्ट एलिमेंट्स ही हैं। सेकेंड है कुछ कुछ एक्सपेंसेस होते हैं जैसे सुपरवाइजर की सैलरी, मटेरियल हैंडलिंग के चार्जेस, इक्विपमेंट्स जो भी हैं आपके पास उसके मेंटेनेंस के खर्चे, इन सब चीज़ों को आप ना डायरेक्टली एक पर्टिकुलर रिसर्च वर्क ऑर्डर के साथ एलोकेट कर सकते हो, ठीक है। लेट्स से अगर आपके पास 2 रिसर्च वर्क चल रहा है, तो ये सारी चीज़ें आप क्या कर सकते हो, कभी कभी क्या होता है आप पर्टिकुलर एक के साथ आप उसको एलोकेट डायरेक्टली कर सकते हो कि ए के लिए हमें इतना इनकर करना पड़ रहा है, बी के लिए इतना इनकर करना पड़ रहा है। तो ये सबसे आइडियल सिचुएशन बन जाता है, ठीक है। थर्ड पॉइंट में बोल रहा है आइटम्स ऑफ जनरल ओवरहेड्स लाइक डेप्रिसिएशन ऑफ बिल्डिंग, डेप्रिसिएशन ऑफ द मेंटेनेंस इक्विपमेंट्स, शेयर ऑफ परचेज डिपार्टमेंट एक्सपेंसेस, इन सबको कभी कभी आप प्रॉपरली अपोर्शन कर सकते हो टू द रिसर्च वर्क ऑर्डर। आपके पास जो भी रिसर्च वर्क ऑर्डर चल रहा है आपके पास, उसके साथ आप उसको प्रॉपरली अपोर्शन भी कर सकते हो। अब देखते हैं अकाउंटिंग कैसे किया जाता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट ओवरहेड्स का। तो इसका अकाउंटिंग किन सारे कॉजेज़ की वजह से अराइज हुआ। पहला तो है कि ये जो एक्सपेंडिचर है ना, ये एक प्री प्रोडक्शन कॉस्ट है। हमने देखा था पहले ये कॉस्ट इनकर होता है, फिर अगर ये सक्सेसफुल हुआ तो उसी केस में ही ये इसका प्रोडक्शन होता है। सो इसीलिए ना देयर इज़ अ कंसिडरेबल टाइम लैग, एक बहुत ही लंबा टाइम गैप हो जाता है जिस दिन आपने जिस पीरियड में आपने रिसर्च कंडक्ट किया है, जब आपने एक्सपेंडिचर इनकर किया है और जब आपको उसका बेनिफिट मिल रहा है। ये इन तीनों चीज़ों के बीच में एक बहुत लंबा टाइम गैप हो जाता है, जिसको आपको इसलिए आपको क्या है ना, अकाउंटिंग करना उसका बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है, ठीक है। देयर इज़ नो इमीडिएट प्रोडक्शन और द प्रोडक्शन इज़ सो स्मॉल दैट इट बिकम्स डिफ़िकल्ट टू चार्ज सच कॉस्ट टू प्रोडक्ट्स। कभी कभी क्या होता है ना, ये इसका आपको पता ही है, आप अगर आज रिसर्च कर रहे हो तो मे बी वो 4 साल बाद आपका सक्सेसफुल होगा और आप 5वें साल में आप उसका प्रोडक्शन स्टार्ट करोगे। और आप तुरंत बहुत सारे यूनिट्स में आपका प्रोडक्शन नहीं करोगे, बल्क प्रोडक्शन नहीं करोगे, तो बहुत छोटा छोटा नंबर ऑफ़ यूनिट्स में आप प्रोडक्शन करोगे। सो कभी कभी क्या हो जाता है, आपका रिसर्च का कॉस्ट बहुत ज़्यादा है लेकिन आपके पास एलोकेट करने के लिए नंबर ऑफ़ यूनिट्स कम है, आपका प्रोडक्शन वॉल्यूम कम है, तो उस केस में भी ये बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो इन्हीं सारी डिफ़िकल्टीज़ की वजह से ना रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट का अकाउंटिंग कैसे किया जाए, ये एक बहुत ही
कंट्रोवर्शियल टॉपिक बन के रह गया है। फिर भी इसके लिए 3 मेथड्स अवेलेबल हैं हमारे पास, जिससे आप R&D का जो कॉस्ट है उसको आप चार्ज कर सकते हो। पहला क्या है, चार्जिंग ऑफ टू द करेंट ईयर P&L अकाउंट। आप उसको डायरेक्टली एक्सपेंस मान के P&L में ही डाल दो, ठीक है। दूसरा है कैपिटलाइजेशन सो दैट कॉस्ट में बी एमोटाइज्ड ऑन अ लॉन्ग टर्म बेसिस। आप उसको कैपिटलाइज कर दो, उस खर्चे को आप कैपिटलाइज कर दो, सो दैट अगर बहुत लंबे पीरियड के लिए आपका ये कॉस्ट इनकर हो रहा है और बहुत टाइम बाद आपको वो कॉस्ट रियलाइज हो रहा है, आपको बेनिफिट बहुत टाइम बाद मिल रहा है, तो आप उस पीरियड के लिए उसका एमोटाइजेशन कर दो। व्हाट इज एमोटाइजेशन, पता ही है आप लोग को। डेप्रिसिएशन जैसे टैंजिबल चीज़ों के लिए होता है, वैसे ही इनटैंजिबल चीज़ों के लिए एमोटाइजेशन होता है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, थर्ड है डेफरमेंट एंड चार्ज ऑफ टू कॉस्ट ऑफ द नेक्स्ट 2 और 3 ईयर्स। आप या तो उस कॉस्ट को डेफर कर दो कमिंग 3-4 साल के लिए, या फिर आप उसको चार्ज ऑफ कर दो। चार्ज ऑफ मतलब क्या होता है, आप थोड़े सालों बाद उसको आप चार्ज करो, ठीक है। सो इसीलिए R&D may be regarded as a function of production and the research and development cost may be charged to cost to be recovered through the general overhead rates। तो बेसिक कभी कभी क्या किया जाता है ना, मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या किया जाता है, इसको एक प्रोडक्शन का ही फंक्शन माना जाता है और उसको नॉर्मल जैसे जनरल ओवरहेड रेट होता है उसी के बेसिस पर ही रिकवर किया जाता है। देयर आर many arguments for and against charging the R&D cost in current revenue। देखो आपको पता है कि आपका जो R&D का खर्चा आ रहा है वो करंट रेवेन्यू से आप चार्ज कर सकते हो, नहीं भी कर सकते हो। ऐसा क्यों है, क्योंकि जब आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट इनकर कर रहे हो, आप तुरंत उसका प्रोडक्शन नहीं कर रहे हो। सो जो करंट रेवेन्यू है आपका, दैट रेवेन्यू इज नॉट जनरेटेड फ्रॉम योर रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट। तो इसीलिए ना इस मेथड को लेके, इस थ्योरी को लेके बहुत सारे लोग इसके सपोर्ट में भी हैं और बहुत सारे लोग इसके अगेंस्ट में भी हैं। द आर्ग्यूमेंट्स इन सपोर्ट ऑफ दिस मेथड आर एज फॉलोज। ऑल रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंसेस मे नॉट रिजल्ट इन न्यू प्रोसेसेस और सेलेबल प्रोडक्ट्स, राइट। आप जितना भी R&D पर खर्चा कर रहे हो, सब तो सक्सेसफुल नहीं होगा, उसमें से बहुत सारा फेलियर भी होगा। सो सारा एक्सपेंस जो है दैट विल नॉट रिजल्ट इन न्यू प्रोसेस। और कुछ एक्सपेंसेस ऐसे भी हो सकते हैं विच मे बी इनकर्ड सिंपली टू मेंटेन द प्रेजेंट कंपेटिटिव पोजिशन ऑफ द कंसर्न। कभी कभी क्या है ना, आपको मार्केट में आप नया कुछ लाने का छोड़ो, आप अपना करंट पोजीशन को ही बनाए रखने के लिए आपको थोड़ा बहुत रिसर्च करना पड़ता है और R&D का खर्चा आपको लाना पड़ता है। नेक्स्ट है कि आपको ये बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है कि आप कौन से पीरियड में आपने ये नो हाउ या फिर वो नॉलेज एक्वायर किया है, वो पीरियड को एसेस करना आपके लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्या है, इट मे बी मोर एडवांटेजियस to recover a substantial portion of the cost immediately as the life of the new products are uncertain। क्योंकि आप जो प्रोडक्ट बना रहे हो वो कितने दिनों तक चलेगा, उसका मार्केट रिस्पॉन्स क्या आएगा, वो बहुत ही अनसर्टन रहता है। तो इसीलिए ना तुरंत ही उस कॉस्ट का एक बड़ा हिस्सा आप तुरंत ही रिकवर कर लो, यही बहुत ज़्यादा एडवांटेजियस रहता है। मतलब अगर आपने उस रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे 7 लाख खर्चा किया है, तो इट इज़ एडवाइजेबल कि आप एटलीस्ट 4 to 5 लाख तुरंत ही आप अगर हो पा रहा है तो तुरंत ही आप रिकवर कर लो, क्योंकि यू नेवर नो आपने जो प्रोडक्ट बनाया है वो मार्केट में टिक पाएगा या नहीं। इन सर्टन केसेस द इफेक्ट ऑफ दीज रिसर्च कॉस्ट ऑन फ्यूचर रेवेन्यूज में बी डाउटफुल। ये जो रिसर्च आपने किया है उसका आपके फ्यूचर रेवेन्यू पर कुछ पॉजिटिव असर रहेगा भी या नहीं, ये भी बहुत अनसर्टेन रहता है। इसीलिए जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट का कॉस्ट है उसको अगर आप जनरल ओवरहेड रेट्स में ही चार्ज करो तो दैट इज़ मोर बेनिफिशियल टू यू, ठीक है। अब यहाँ पर आपको सारे एलिमेंट्स दिए हैं, फैक्ट्री ओवरहेड्स, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स, सेलिंग ओवरहेड्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड।
यहाँ पर मटेरियल की कुछ कुछ एग्जांपल्स, लेबर की कुछ कुछ एग्जांपल्स और एक्सपेंसेस के भी कुछ कुछ एग्जांपल्स दिए हैं। आप अभी तक मैंने आपको जितना बताया आप ये पढ़ेंगे तो ईजिली आपको समझ में आ जाएगा, राइट। आज का क्लास यहीं तक रखते हैं। अगले क्लास में हम लोग देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ओवरहेड्स बेस्ड ऑन देयर बिहेवियर, राइट। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, मेरे चैनल द विटी टर्टल को सब्सक्राइब कीजिए।